ये रिलेटिवली बहुत इजी चैप्टर है जिससे आपको डील करना पड़ता है। यानी काफी सारे आपने मुश्किल चैप्टर्स अभी ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किए हैं। ठीक है। उनके भी पोर्शंस यहाँ पे आते हैं। सर्कुलर मेयर भी थोड़ा बहुत अटैच होता है इधर। ठीक है। बट रिलेटिवली इस टॉपिक को करना जो है वो बहुत इजी है। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद फील करोगे कि जो आपने कर लिया है उसके बाद ये रिलेटिवली आपको बहुत इजी फील होगा। इसके अंदर करना क्या होता है, ये क्या क्या चीजें हैं जो बेसिकली हमें करनी पड़ेंगी। तो आइट्रेशन, इसके अंदर क्या है, मैं आपको कहता हूँ बेसिकली ये रूट्स फाइंड करने का एक तरीका होता है डिफरेंट इक्वेशंस के लिए जो आप यूज कर सकते हो। बट पहली चीज जो हमने सीखनी है यहाँ पे कि एक इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में रीअरेंज किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज टू रीअरेंज वन इक्वेशन। ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप देखोगे एक इक्वेशन को रीअरेंज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पॉसिबल। ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है और क्या हमने बनाना है उसे, वो हमें फिगर आउट करना होता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक इक्वेशन है 3 - x² इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है। इसको बहुत सारे तरीकों से रीअरेंज या रीफॉर्मेट किया जा सकता है। जिसमें जैसे कि मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले एक्स को सब्जेक्ट बना लूँ तो आई वुड राइट इट डाउन एज साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 - x² इज इक्वल्स टू एक्स। एक ये तरीका इस इक्वेशन को रीअरेंज करने का। ठीक है। अगर मैं कहूँ और कोई फॉर्मेट बताऊं तो और फॉर्मेट में ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस x² को अगर सब्जेक्ट बनाने लगूं तो मैं लिखूंगा 3 - sin x और x² को मैं इधर ले आता हूँ। और स्क्वायर खत्म करने के लिए जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा 3 - sin x इज इक्वल्स टू एक्स। तो आप देख रहे हो x का एक ये फॉर्मेट भी है और x का एक ये फॉर्मेट भी है। ओके। एक और फॉर्मेट अगर आपको मैं दिखाऊं वो क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज यही इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ 3 - sin x ओवर इक्वल टू x²। अब ये जो x² है इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर इनमें से एक x उठा के जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको अगर मैं दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करूं तो 3 - sin x ओवर x इज इक्वल्स टू एक्स। तो x का एक तीसरा फॉर्मेट भी क्रिएट हो रहा है x को सब्जेक्ट बनाने का। तो आप देख रहे हो डिपेंडिंग अपॉन वो हमें इन तीन में से कोई एक दे देगा और कहेगा इसको ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो वो हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड जो भी हमें करना पड़ेगा उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहली बात यहाँ तक बताओ, समझ आया कि नहीं आया कि एक इक्वेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी अरेंजमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट में उसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं। बताओ, समझ आई बात की नहीं आई? जी सर। जी सर। ओके। अब होता ये है आइट्रेशन, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं समझाने भी जाऊं उसका कोई इतना यूज नहीं है। यानी आपको एग्जाम में ना उसके बारे में पूछता है ना उसके बारे में आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा। आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, ये आपका मेन गोल है, बजाय कि आप उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करो। ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ होता ये है कि आप आइट्रेशन का आइट्रेट होता है, आइट्रेट का मतलब होता है कि एक चीज को बार बार आपको रिपीट करना है। ठीक है। तो जब हम एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो आप होगा ये कि आपकी जो आंसर्स हैं वो एक वैल्यू की तरफ कन्वर्ज होंगे। कन्वर्ज का मतलब होता है कि इवेंचुअली वो एक वैल्यू के ऊपर राउंड ऑफ होना शुरू होना हो जाएगा। ठीक है। तो हम आइट्रेट का मतलब रिपीट करते जाएंगे अनटिल के मेरे आंसर्स एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। ये होती है बेसिकली आइट्रेशन। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बात एक्चुअली में क्या है। मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स -x² - 4। ठीक है। एक्चुअली ये नहीं लेते, इसको चेंज कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली ये डिफरेंट लेते हैं। अब मैं आइट्रेशन की कोई लेता हूँ, मैं कहता हूँ u n+1 इज इक्वल्स टू, मैं ये कहता हूँ ln u n² + 4। ओके बेटा, ये जो आपको नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर n नजर आ रहा है इधर भी और इधर भी, ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है। जैसे आपको याद हो सीक्वेंस में हम लिखते थे u3, इसका मतलब होता था टर्म नंबर 3। ये वही सबस्क्रिप्ट में n लिखा हुआ है।
जो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट इस तरह करके लिखते हैं। और मैं आपको एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ कि यू की जो पहली वैल्यू है वो 2.2 है। आपने मुझे बताना है कि ये कन्वर्ज होने के बाद क्या वैल्यू के ऊपर कन्वर्ज होंगे। अच्छा, अब जब ये इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली जो आप एन होगा उसको आप इग्नोर कर दो कंप्लीटली। यानी आप समझो कि यहाँ पे ये एन जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्या आप, ताकि इससे कंफ्यूज ना हो। अब u1 की वैल्यू दी है उसने मुझे 2.2। अब देखो खुद, जब मुझे u2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी पहली वैल्यू थी इसको उठा के मैं ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। यानी मैं लिखूंगा ln 2.2 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको कैलकुलेटर पे करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। 2.179. कितना आता है? 2 पॉइंट। 179. बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इस वैल्यू को पकड़ना है और इसको उठा के वापस ओरिजिनल इक्वेशन में u की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यानी जब मैं u3 लिखूंगा तो मैं इसे लिखूंगा ln ब्रैकेट 2.179 होल स्क्वायर प्लस 4। देखो क्या आंसर आता है। 2.169. 2.169। अभी तक देखो सेम आंसर्स नहीं आना शुरू हुए। अब दोबारा इस वैल्यू को पकड़ो और वापस उठा के इसको इसकी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो वो u4 आ जाएगा। तो ln ब्रैकेट 2.169 होल स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करो। 2.164. Okay, do the same process again and tell me U5. 2.161. 2.161. U6. 2.16. आगे 16। If आगे if we round, then it's again 2.16. क्या होता है? 2 पॉइंट थर्ड डेसिमल क्या है, मैं ये पूछ रहा U6 is 2.15999. हूँ। 15999। ओके, इसको ये लिख लेते हैं। ओके नेक्स्ट। U7। 2.15935. ओके, तो ऑलमोस्ट अब देखो 3 डेसिमल प्लेसेस पे आपका आंसर सेम आना स्टार्ट हो गया। अब इवन इन केस आप U8 भी ले लो तो क्या आता है? 2.1। 2.15904. ओके, तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट अब 3 डेसिमल प्लेसेस पे आपका आंसर सेम आना और जिस तरह आप आगे जाते जाओगे ये और क्लोज होता जाएगा। तो इन द एंड इवेंचुअली जब मेरे आंसर मुझे नजर आना शुरू हो जाए कि 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस में मेरा सेम आंसर आ रहा है, तो आप उसका आंसर लिख लो कि u इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे देना है तो मैं उसको 2.16 लिख लूंगा। समझ आया कि नहीं आया? बताओ सब लोग। जी. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है कि बार बार आपने आइटरेट करना है। और हाँ, इसमें ये चीज जरूर होगी कि आपको 6-7 दफा आपको रीइटरेशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये ना एक्सपेक्ट करना कि मैं 2-3 करेंगे तो उसी में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको 5-6-7 टर्म्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू क्या दी हुई है, क्या हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इक्वेशन क्या है, वो हर इक्वेशन के लिए चेंज होता है। ठीक है, कभी 3-4 में भी आ जाता है, कभी 6-7 करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट श्योर कि क्या पे आ रहा है तो आप उसको चाहे ज्यादा भी कर, ज्यादा करने पे मार्क नहीं करता कि आपने अगर 5 में ही पता लग रहा है और आप 6-7 कर लेते हो, दैट इज फाइन। ठीक है, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं जिस तरह एग्जाम में और क्वेश्चंस आते हैं जैसे ओके एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ वो एक पार्ट इसमें आता है, कहता है बाय स्केचिंग शो देयर इज वन रूट ओनली फॉर 2 - x इज इक्वल्स टू ln x। ओके, ये इसको समझ लो, इमेजिन कर लेते हैं ये मेरा ए पार्ट है कि वो कहता है कि आप स्केच करके बताओ कि भाई इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान एक ही रूट है। आपने क्या करना है कि ये इसको एज 2 इक्वेशंस ट्रीट करेंगे हम। यानी एक इक्वेशन होगी हमारी 2 - x
और सेकंड इक्वेशन होगी हमारी एल एन एक्स। आपको अगर याद हो कभी भी कोई ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता था? हाँ, बताओ। Make a table. हाँ, मेक अ टेबल। ओके बेटा, बाकी लोगों को याद आया कि वेन एवर यू नीड टू क्रिएट और ड्रॉ ग्राफ, आप क्या करते हो? आप टेबल बनाते हो। तो यहाँ पे पहले 2 - x के लिए भी टेबल बना लेते हैं और एल एन एक्स के लिए भी बना लेते हैं। अब जब स्केच करना होता है ना तो वो बेसिकली रफ सा होता है। इट डजेंट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। इट जस्ट हैव टू बी कि आपको ग्राफ की शेप का पता लग रहा हो। ठीक है। ओके, इसको यूं कर लेते हैं। यहाँ पे मैं x और यहाँ पे y, x की कोई वैल्यूज ले लो जो आप लेना चाहते हो। तो मैं -2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। ओके बेटा, आप मुझे एक एक करके वैल्यूज निकालना शुरू करें और बताएं क्या आती है। जी, पहली वैल्यू से स्टार्ट करें। आप जब -2 उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है? Over बिल्कुल ठीक है। 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो? 2, 2। 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1। 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0। सेम इसी तरह ln -2। अब हमें पता है नेगेटिव टर्म्स का तो लॉग ले ही नहीं सकते, तो ये तो वैल्यू आनी नहीं थी। ln 0 आता है, देखें कैलकुलेटर के ऊपर। नहीं, ये भी नहीं आती वैल्यू। 1, ln 1 क्या आता है? 0, और ln 2 क्या आता है? 0.693. ठीक है। अब ऑब्वियसली पहली दो वैल्यूज रिडंडेंट है, तो आप चाहो तो आगे की और वैल्यूज भी ले सकते हो। ठीक है, रेदर देन 0 लेने के आप 1 2 3 4 5 ले लो। ठीक है, तो मैं 3 के अगेंस्ट भी एक वैल्यू निकाल लो, देख लो क्या आती है। जी, 1.098. ठीक है, 1.098। ओके, ये वैल्यू सिर्फ हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें ग्राफ की जनरल शेप का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, इट्स नॉट दैट वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, कि बहुत ही प्रिसाइज हमें करना है। ठीक है, वी जस्ट हैव टू सी कि हमारा ग्राफ की शेप जो है वो क्या होगी या किस तरह की शेप हो रही है। ठीक है। ओके, इसको एक्चुअली यहाँ 3 कर लेते हैं। ओके, मैं एक्चुअली पहली वैल्यू नहीं ले रहा इसकी। 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 पे वैल्यू है 2। 1 पे वैल्यू यहाँ 1 कर लेते हैं। 1 पे वैल्यू है 1। 2 पे वैल्यू है 0। एंड दैट्स इट। इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो इसकी जब आप लाइन बनाओगे तो वो कुछ यूं करके लाइन बनेगी। दिस इज द लाइन फॉर 2 - x। अब जिस तरह एक्स स्क्वायर की ग्राफ की एक स्पेसिफिक शेप होती थी ना, एल एन एक्स की भी वैसे एक स्पेसिफिक शेप होती है। अभी तो मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आप याद रखना अगली बार। जैसे आपको नजर आ रहा है कि -2 या 0 पे तो वैल्यू आती नहीं, वो तो मैथ एरर आता था। तो इसका मतलब ये है कि जो वाई एक्सिस है इट्स लाइक एन एसिम्पटोट फॉर द एल एन एक्स ग्राफ। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, एक तो ये 1 से पास होना चाहिए। तो ये जब ग्राफ बनेगा तो वो कुछ ऐसे बनता है। ये होता है एल एन एक्स की ग्राफ की शेप। ठीक है, इसको याद रखना है कि एल एन एक्स की जो ग्राफ की शेप होती है वो ये कर्व्ड होता है और इस तरह से वो कर्व मूव कर रहा होता है। तो आप बाकी वैल्यूज नहीं भी प्लॉट करते हो, ठीक है, ये 1 पे कट होना, जो 1 पे 0 है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बस पता होनी चाहिए। तो अब आप खुद देखो ये दोनों ग्राफ्स कितने पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कट कर रहे हैं। 1. एग्जैक्टली exactly. तो आप ये लिख सकते हो, ये आपकी चीज वेरीफाई करती है कि इट हैज ओनली वन रूट। एक रूट है क्योंकि एक जगह कट कर रही है। अगर कोई कर्व दो जगह कट कर रही होगी तो दो रूट्स होंगे, तीन जगह करेगी तो तीन रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये जब आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ पे आपको विजुअली नजर आ रहा है कि देयर इज ओनली वन रूट। समझ आई बात की नहीं आई? बताओ। Yes. ओके, G. अगले में वो कहता है कि आप वेरीफाई ये करो, वेरीफाई दैट रूट
lies between 1.4 and 1.7। ओके, यहाँ पे क्या सीखना है हमने कि ये वेरीफाई हम कैसे करते हैं कि रूट इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है कि नहीं। यानी वो एक्चुअली कहना ये चाह रहा है कि आप किसी तरह प्रूफ करके बताओ कि आपका ये वाला जो पॉइंट जो कट कर रहा है वो 1.4 और 1.7 के दरमियान में कहीं पे है। अब हम वेरीफाई कैसे करते हैं? इसका बहुत और सिंपल आसान तरीका है, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन एक बहुत सिंपल आसान तरीका होता है कि कहाँ गई आपकी ये ऊपर वाली इक्वेशन है, मैं इसको एक्चुअली कॉपी डाउन नीचे कर लूं ताकि इसको हम यूज करने लगे। ओके बेटा, ये वाली इक्वेशन है आपकी। ओके, इसमें बेटा पहला काम आपने ये करना है, जब भी आपने वेरीफाई करना हो तो आपने पहले इक्वेशन को इक्वल टू जीरो सेट करना है। अब यहाँ पे हम जीरो कैसे सेट कर सकते हैं कि मैं सबको इक्वल की उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँ। सबसे आसान तरीका ये है कि सारी टर्म्स को उठा के मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँ। बट याद रखो, अगर आप इक्वल टू जीरो नहीं बनाओगे ना तो वो आंसर गलत आता रहेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस टू एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या करना है, एक्स की जो उसने वैल्यूज दी हुई है वो सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1.4 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 1.7 कर लेता हूँ। तो एल एन 1.4 प्लस 1.4 माइनस टू, और इसी तरह दूसरी साइड पे एल एन 1.7 प्लस 1.7 माइनस टू। तो जरा करो और बताओ कि क्या निकल के आता है। जी, 1.4 के अगेंस्ट क्या आता है Mine is 0.264. और दूसरी के अगेंस्ट? 0.231. ओके, अब इसमें रूट का हमें कैसे वेरीफाई कैसे होता है? अगर आपकी दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो, यानी अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया है, इसका मतलब है ये रूट इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लाई करता है। इसको लिखते क्या है और रीजन भी मैं बता दूंगा वैसे। तो कहते हैं सिंस द साइन चेंजेस, अगर साइन चेंज हो रहा है, द रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.7। अगर आपको ये साइन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका रीजन यही है कि साइन चेंज हो रहा है, इसलिए रूट लाई करता है 1.4 और 1.7 के दरमियान से। वो आप अब वैसे तो इतना ही जानना काफी है, लेकिन अगर आप समझने के लिए समझना चाहते हो कि साइन चेंज से हमें कैसे पता लग रहा है, तो मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको याद हो, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते थे तो उसकी कर्व्स यूं ही होते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सा बना लेते हैं। जी, हाँ, अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर्व्स यूं ही होते हैं। जी। हाँ, कोई बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, यूं ही होते हैं, और ये वाले जो दो पॉइंट्स होते हैं, ओके, ये वाले जो दो पॉइंट्स होते हैं ये उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, आप खुद देखो, जब रूट कब आ रहा है, आप यहाँ ऊपर जब यहाँ तक थे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, और जैसे ही आपका रूट आया आपकी वैल्यू नेगेटिव हो गई, साइन चेंज हो गया। अब इसी तरह जा रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव है, और जैसे ही रूट को आपने पास किया आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो आप देख रहे हो रूट आने के बाद साइन चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी जब आपको नजर आए कि साइन चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपका रूट लाई करता है। समझ आई बात की नहीं आई? जी। जी सर. ओके, अब वो कहता है यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला। आपने आइटरेटिव फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/3 4 प्लस एक्स एन माइनस 2 एल एन एक्स एन। ये इसमें जो हमारी वर्किंग होगी, आप एग्जाम में भी देखोगे, वर्किंग वो 4 या 5 प्लेसेस पे कहता है, और जो आपका आंसर होता है वो कहेगा कि वो आंसर जो है वो 2 प्लेसेस के ऊपर दो। ये तो मैंने अभी शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, लेकिन पूरा वर्ड प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो क्या है यही रहा होता है कि वर्किंग जितनी है 5 प्लेसेस और आंसर जो है वो 2 या 1 प्लेस। ओके, करना क्या है,
अब पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू की पहली वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन थी, जो आपने जहां से स्टार्ट करना था। अब कुछ क्वेश्चंस में गिवन होती है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं गिवन होती। जैसे यहाँ तो मैंने दे दी, अब इस क्वेश्चन में मैंने नहीं दी। तो जब नहीं दी तो पहली वैल्यू मैं क्या लूंगा? उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो आपने वेरीफाई किया था, दो रूट्स 1.4 एंड 1.7, इनके दरमियान की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ एक्स की आप फर्स्ट वैल्यू क्या लेना चाहते हो? वैसे सबसे बेहतर ये होता है कि आप दोनों का मिड पॉइंट ले लो, अगर आप एक स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, वरना तो आप कोई भी ले सकते हो इनके दोनों के दरमियान। तो इनका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 1.4 और 1.7 के? 1.55. तो हम पहली वैल्यू 1.55 ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है सर मैंने 1.5, 1.6 या 1.7 लेनी है, वो बिल्कुल ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर जो होगा वो सेम आएगा सबका। ठीक है, ओके, तो पहली वैल्यू मैंने ये ले ली। अब जब मैंने x2 निकालना है, तो जिधर जिधर मुझे x नजर आ रहा है उधर उधर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा। यानी 1/3 ब्रैकेट 4 + 1.55 -2 ln 1.55। क्या आंसर आता है? हाँ, कोई Sir, वैल्यू 1.5578. 5578, बिल्कुल ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप x3 डाल रहे होगे, मैं सिर्फ पहले बता देता हूँ, आप यही करोगे कि 1/3 और 4 प्लस, अब फिर x है तो x की जगह 1.5578 डाला, -2 ln 1.5578, और फिर ये पूरी चीज आप कैलकुलेटर पे डालोगे और आंसर निकालोगे। अब इसको करने का एक आसान तरीका भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये देखो, आपने क्या करना है, आपकी जो भी पहली वैल्यू आप ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे 1.55 है, मैं 1.55 लिखा और मैंने इक्वल दबा दिया ताकि ये वैल्यू मेरे आंसर में स्टोर हो जाए। ये वैल्यू अब आंसर में स्टोर हो गई। अब आपने क्या करना है कि जो भी मेरी इक्वेशन है ना, आपने ये इक्वेशन अब कैलकुलेटर पे लिखनी है। बट द ओनली चेंजेस कि जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है, वहां वहां मैं आंसर वाला की प्रेस करता जाऊंगा। जिस इस बात का मतलब क्या है, ये देखो 1/3 ब्रैकेट 4 प्लस, अब एक्स है, अब मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं उसकी जगह आंसर लिखूंगा, -2 ln आंसर। ओके, देखो, तो क्या वैल्यू निकल के आई? देखो, जो आपने मुझे बताया था पहली वैल्यू 1.5578 आ गई। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इक्वल दबा दिया था ना, अब आप फिर से इक्वल दबाओगे ना, तो आपको x3 की वैल्यू पता लग जाएगी, 1.5570। अब आप फिर से इक्वल दबाओगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू पता लग जाएगी। ये थर्ड है कि फोर्थ? फोर्थ है, सॉरी, हाँ, फोर्थ वैल्यू है, वो बनती है 1.5571। आप फिर से इक्वल दबाओ, x5 की वैल्यू 1.5571, और फिर से दबाओगे तो आप देखो वही सेम वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आप अपना जब फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिख सकते हो 1.56 पे राउंड ऑफ करके आपने ये फाइनल आंसर दिया। समझ आया कि आप किस तरह से आंसर वाला की यूज करके आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो, रेदर देन राइटिंग द होल थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बताओ। जी sir. ओके, पहले वो कहता है कि शो दैट बाय कैलकुलेशन दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 2.5। अल्फा बेसिकली वो जो भी उसका रूट है वो उसको कहना चाह रहा है। तो कैसे भी वेरीफाई करते थे? ओके, किसी के मुंह से कोई जवाब निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। Draw a graph. ओके, अगर उसने ग्राफ ड्रॉ करने को कहा नहीं तो हम ड्रॉ करेंगे भी नहीं। ठीक है, और एक्चुअली उसने लिखा है शो बाय कैलकुलेशन, सो यू बेसिकली नीड टू शो बाय कैलकुलेशन। ठीक है, ये उसी तरह है कि वेरीफाई, तो देखो ना, वेरीफाई जब भी ये शो करना हो कि आपका रूट है, तो पहले तो आपको इसको इक्वल टू 0 बनाना है। तो पहले कॉट एक्स इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं कॉट एक्स
प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब कॉट कैलकुलेटर के ऊपर होता नहीं, टैन होता है, तो मैं इसको वन ओवर टैन एक्स प्लस एक्स माइनस वन कर लेते हैं। अब देखो 2.5 दी हुई है वैल्यू, वो कहता है अल्फा जो है वो 2.5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक आप अल्फा या एक्स जो है, आप एक दफा उसकी वैल्यू आप 2.5 से छोटी ले लो, 2.4, और एक दफा वैल्यू ले लेते हैं एक्स की 2.6, या और भी लेके चेक करना चाहते हो तो वो भी कर लेते हैं। पहले तो ये वैल्यूज डाल के देखो क्या आती है। अब कैलकुलेटर का मोड रेडियन, क्योंकि 0 to पाई रेंज दी हुई है तो ये रेडियन में होगा। तो जरा करो 1/10 2.4 प्लस 2.4 माइनस वन, और सेम चीज यहाँ जरा करो, देखो दोनों पे क्या आंसर आता है। जी, कैलकुलेटर मोड रेडियन। 0.31, ओके, 0.31, और दूसरे पे क्या आता है? negative 0.062, नेगेटिव 0.062. तो आपको नजर आ रहा है साइन चेंज होता हुआ दोनों के अंदर? हाँ, जी, समझ आया कि नहीं आया? तो आपका रूट 2.4 और 2.6 यानी 2.5 के बाद ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप 2.5 से पीछे हो तो आपका आंसर डिफरेंट है, और 2.5 से आगे गए हो तो आपका आंसर चेंज हो गया। समझ आई बात की नहीं आई यहाँ तक? जी, ओके, सेकेंड पार्ट में अगर आप देखो, वो ये कहता है शो दैट इफ अ सीक्वेंस और दिस गिवन दैट द आइटरेटिव फॉर्मूला इज दिस कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू अल्फा। ओके, बेसिकली करने को वो ये कहना चाह रहा है आपको कि आप इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज अगर करो तो ये वापस ओरिजिनल वाली जो इक्वेशन थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो एन वगैरह लगे हैं, आप इन सबको इग्नोर करो, उसके बगैर पहले आप इक्वेशन लिखो ताकि आप उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर सको। यानी एक्स इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/1 माइनस एक्स। आपकी ये इक्वेशन है। ठीक है, मैंने एन हटा दिए, यानी ये वाला एन मैंने यहाँ से काट दिया और ये एन प्लस वन मैंने यहाँ से काट दिया, बस ये किया। अब आप इसको रीअरेंज करो। किस तरह से रीअरेंज हम कर सकते हैं कि पहले तो मैं इस पाई को चलो उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये बना है एक्स माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स। ओके, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? take tan on both sides. tan ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये tan इनवर्स को वापस आप इस साइड पे ले आओ, तो tan क्या बनेगा, x माइनस पाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ओके, इसके बाद क्या होगा? हाँ, Sir, like I'm confused कि इन बोलो क्वेश्चंस में बोलो। जैसे कि सब्जेक्ट किसको बनाना होता है? सब्जेक्ट किसको बनाना? यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनाना, वो ये कह रहा है कि आपकी ये जो इक्वेशन दी हुई है ना उसने, इसको अगर आप रीअरेंज करोगे इट विल फॉर्म दिस इक्वेशन अगेन। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। तो ये बस आपने बताना है कि ये कैसे होगा। We can switch places of 1 minus x and tan x minus pi. सॉरी, क्या कह रहे हो, रिपीट करते हो? Like make it 1 minus x is equal to 1 over tan x minus pi. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 1 - x को ऊपर ले जाओ और आप इसको लिख लो 1/tan x - पाई। व्हाट आफ्टर दैट? थोड़ा सा ही रह गया आई थिंक, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या करना है। Does this have something to do with the quadrants? हाँ, क्वाड्रेंट्स? क्वाड्रेंट से क्या मतलब है? Yeah, like if we draw up like the lines that we make, so anything हाँ,
and tan x will give us the same answers. हाँ No. ओके, और किसी को पास पास हो, नॉट सो फार। हाँ बाकी लोग, हाँ इजागनिया, सुलेमान। तो इसमें टैन की आइडेंटिटी लगाएंगे। सॉरी क्या करेंगे? हाँ टैन लगती की तो है, आइडेंटिटी। लगती तो है। Tan क्या आप x ठीक रहे? minus pi is equal to tan x. हाँ एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करते, आप कॉट एक्स को खुद से देखो, कॉट एक्स होना चाहिए 1/tan x। ठीक है। अब मेरी जो ओनली प्रॉब्लम है हेयर इज कि ये tan x - पाई है, तो tan x - पाई मस्ट बी इक्वलेंट टू tan x, और ये 1 - x इसी तरह यहाँ पे। अब 1/tan x जो है वो cot x के इक्वल होता है, तो ये मेरा बन जाएगा cot x, और इधर रह जाएगा 1 - x। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे यही था कि आपने आंसर से हेल्प लेके भी आप कर सकते थे, बिकॉज यू न्यू व्हाट द आंसर इज, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू इट। समझ आया थोड़ा सा? क्योंकि ऑलवेज जी इस तरह सर। नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली पता हो कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है। कभी कभी ऐसा ही भी होता है कि यू जस्ट नीड टू सी कि आप कहाँ से क्या चीज पिक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसका बस एक लास्ट पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं। वो ये कहता है कि अब आपने आइट्रेशन वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है टू गिव योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस, एंड योर वर्किंग शुड बी अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि उसने पहली वैल्यू जो यूज करनी है वो नहीं दी। सो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू यूज हियर? 2.5. बिल्कुल ठीक है। आप 2.4 2.6 के दरमियान की कोई भी वैल्यू यूज करो, तो आप लिखकर 2.5 यूज करेंगे। और एक्चुअली मैं फॉर्मूला नीचे लिख लेता हूँ। एक्स x2 निकाल रहे हैं, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/1 - 2.5। नाउ यूज द कैलकुलेटर, चेंज द कैलकुलेटर मोड इनटू रेडियन, और जो चीज अभी सिखाई है आप उसी से कर सकते हो इसे। तो आंसर पे क्लिक करते जो सारी आंसर्स आपने लिखने हैं, ये नहीं है कि यू कैन राइट द फाइनल आंसर डायरेक्टली, तो सारे बीच वाले आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। एंड टेल मी द फाइनल आंसर दैट यू गेट। हाँ, किसी का आंसर निकला कि नहीं? 2.57. वेरी गुड। और 3 डेसिमल प्लेसेस उसने बोला था बेटा, तो बिना बात के मार्क चला जाएगा। 2.576. वेरी गुड। सो दैट इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। कितनी टर्न्स के ऊपर निकला? It came on the 4th and I did it till the 8th. ठीक है। जब 2 या 3 दफा रिपीटेटिव आना शुरू हो जाए, दैट्स फाइन, वहां तक काफी होता है। ठीक है।